हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, तो यदि मैं इसके अकॉर्डिंग सोचूं दोस्तों तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचूं तो H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि आखिर सर जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और क्या ये तीनों फार्मूला ही सारे जगह लगाया जा सकता है हीट प्रोड्यूस्ड के लिए? तो आज इन सारे सवालों का मिलने वाला है जवाब दोस्तों। सो आज आप लोगों का पूरे लेक्चर में बने रहना अपेक्षित है, सो डैट इन सारे डाउट्स का खात्मा कर सकूं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे दो रेसिस्टर है, ये है R1 ये है R2। ठीक है, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसे मैं H1 से डिनोट कर रहा हूँ, इसे मैं कर रहा हूँ H2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि H1 अपॉन H2 इक्वल टू होगा R1 अपॉन R2। मतलब कि दोस्तों जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा ज़्यादा किसके अक्रॉस, 6 ओम के अक्रॉस, क्योंकि ये 3 ओम है, ये ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब दोस्तों H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा यहाँ पे। लेकिन क्या ये सेम चीज़ इस वाले सर्किट के लिए अप्लीकेबल है? यहाँ पर देखो दोस्तों ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में यहाँ हम क्या देखेंगे दोस्तों, H1 अपॉन H2 जो होगा वो R2 अपॉन R1 होगा। ठीक है ना, सॉरी R1 अपॉन R2 ये नहीं होगा, ये क्या होगा दोस्तों, R2 अपॉन क्या होगा, R1 होगा। मतलब दोस्तों जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसी में हीट का प्रोडक्शन कम होगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हीट कौन होगा, ऊपर वाला 3 ओम वाला ज़्यादा हीट जनरेट करेगा एज कंपेयर टू 6 ओम। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, 3 ओम वाला ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो ये कब होगा, कैसे होगा दोस्तों, इन सारे का जवाब मिलने वाला है आज के सेशन में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल नयन एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। दोस्तों वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे कि यदि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हम लोग जानते हैं ना, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, डैट इज इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो ये ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। ठीक है ना, मतलब ये अपने कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर जाता है, जिससे मिलकर ये बना है उसमें टूट जाता है। ठीक है ना, करंट के इस इफेक्ट को बोला जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। सिमिलरली दोस्तों एक सॉफ्ट आयरन लेकर के उसके ऊपर कॉपर वायर का रैपिंग किया जाता है और कॉपर वायर से करंट फ्लो करवाया जाता है, तो ये जो मतलब आयरन पीस है दोस्तों, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी जो हमारा फोकस होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या बोलता है दोस्तों, तो ये बोलता है कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी इफेक्ट का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, हीटिंग डिवाइसेस दोस्तों जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर, गीजर। ठीक है ना, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सारे हीटिंग डिवाइसेस में जब करंट को फ्लो करवाया जाता है तो ये हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो हीट प्रोड्यूस होता है दोस्तों H इक्वल टू VIT आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर टी होता है। तीनों में से जो मन करे दोस्तों, आपकी मर्जी, जो चाहो फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर शुड बी सेम। ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं ये जो हीट प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ये होता ही क्यों है। ठीक है ना, व्हाई इज हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस क्यों होता है कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जाता है। तो एक्चुअली दोस्तों सपोज ये मेरा एक कंडक्टर है और इसे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ V वोल्ट की बैटरी से, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाई हो गया। अब यदि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कंडक्टर का, तो कंडक्टर एटम से बना होगा। ठीक है ना, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे एटम्स होंगे, और दोस्तों ये जो
कंडक्टर है तो ये कंडक्टर क्या करते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आने का मतलब है एटम से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब ये जितने भी आइटम है दोस्तों ये आयंस के फॉर्म में होंगे, ठीक है, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में हैं। और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे दोस्तों, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है जो मूव कर रहे हैं। जैसे ही इसे वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करना स्टार्ट किया दोस्तों, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट किया। और जैसे ही चलना स्टार्ट किया दोस्तों, बीच में कौन मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, एटम मिलेंगे, जो कि आयंस के फॉर्म में है। और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है दोस्तों। हम जानते हैं कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब जब ये चलना स्टार्ट किया तो जाकर कोलाइड कर गया किससे, एटम से, ठीक है। तो फिर वो चलना स्टार्ट किया, फिर आगे जाकर कोलाइड कर गया एटम से। और इस तरह से दोस्तों बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच से आगे ड्रिफ्ट कर पा रहा है दोस्तों, मतलब धीरे धीरे आगे चल पा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चलता है फिर टकरा जाता है जाकर एटम से, फिर चलता है फिर टकरा जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो एटम्स है, जो आयंस है, उसमें लगातार आकर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेगा दोस्तों। सपोज करो इधर से आकर टक्कर मारा, ठीक है, इधर से, तो ये धीरे धीरे अपने मीन पोजीशन पे एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे। मतलब एटम को मिल गया एनर्जी, ठीक है, आयंस को मिल गया एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो इसका वाइब्रेशन अपने मीन पोजीशन के अबाउट इसका वाइब्रेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। और जैसे ही ये वाइब्रेशन बढ़ता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है दोस्तों। हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी भी है एक एनर्जी का फॉर्म है, उसमें भी किस एनर्जी का फॉर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी अगर एक बॉडी, जैसे मान लो दो रॉड है, एक का हीट एनर्जी ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब दोस्तों उसके मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। हीट एनर्जी प्रोड्यूस ही होता है सब एटॉमिक पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आयंस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो खैर मूव ही कर रहे हैं, और जो एटम्स हैं वो अपने पोजीशन से तो हट नहीं सकता है, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो अपने मीन पोजीशन पे रख के इधर उधर इस तरह से क्या कर रहा है बच्चों, डोल रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेट कर रहा है, और इसी के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल कहने का मतलब है लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ईटीसी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हम हीट करते हैं, जैसे हम लोग सपोज करो एक रॉड है उसे हीट करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ, हम बोल सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल्स या एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके कारण ये हीट अप होता है दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में हम देखेंगे दोस्तों, जब ये काइनेटिक मतलब कि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक समय आता है कि ये क्या करता है, हीट एनर्जी को मतलब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में होता है, ठीक है। जब हीट एनर्जी बढ़ेगी तो वो एनर्जी फिर कहाँ, मतलब लाइट के इमिशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और लाइट भी एक्चुअली में दोस्तों क्या है, एक तरह से बोल सकते हो कि वो भी काइनेटिक एनर्जी का ही एक फॉर्म है, क्योंकि लाइट एनर्जी किसके कारण है, फोटोन के कारण। और फोटोन क्या है, बहुत स्पीड में चल रहा है ना, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। फोटोन का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, h-nu, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना। तो एक्चुअली में लाइट भी बोल सकते हैं दोस्तों एक तरह की काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। खैर दोस्तों, यहाँ पे हमें समझना था हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हीट इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि कॉलिजन और एटम के बीच में जो कंटिन्यूअस टक्कर हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स ने बताए थे दोस्तों कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये जो हीट प्रोड्यूस H है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट,
H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने देर के लिए करंट फ्लो किया। कहने का मतलब दोस्तों, लेकिन एक बात और भी याद रखना, जैसे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा फॉर सेम रेसिस्टर एंड टाइम। कहने का मतलब दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो करंट जा रहा है I, ये दोनों में करंट तो अलग अलग है, ये I1 है और ये I2 है, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस दोनों का क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, दोनों का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये 5 ओम का है तो ये भी 5 ओम का होना चाहिए। इसमें t सेकेंड के लिए फ्लो किया करंट, तो इसमें t सेकेंड के लिए ही किया, ठीक है। तब जो होगा हीट प्रोड्यूस, ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ करंट का। मतलब मान लेते हैं कि इसमें फ्लो कर रहा है I करंट इसमें, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है 2I कर रहा है दोस्तों। मतलब इसका डबल करंट यहाँ फ्लो कर रहा है फॉर सेम रेसिस्टर एंड सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। तब जो ये मान लेते हैं H1 है और ये इसमें जो हुआ H2, तो H1 अपॉन H2 जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, H1 अपॉन H2 इक्वल टू इस I1 I है और ये 2I और इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब ये दोस्तों 1/4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, I स्क्वायर कैंसिल। मतलब इसमें यदि H जूल हो रहा है हीट प्रोड्यूस तो इसमें 4H जूल होगा। मतलब इसमें 100 जूल तो इसमें 400 जूल, ठीक है ना। मतलब करंट डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब यही है ना, करंट डबल तो हीट 4 गुना। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि करंट को हम 2 गुना करेंगे तो हीट प्रोडक्शन कितना गुना होगा उसमें, 4 गुना। यदि इसको 3 गुना करेंगे तो हीट प्रोडक्शन कितना होगा, 9 गुना, ठीक है। और दूसरा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये किसके लिए चाहिए, फॉर सेम करेंट एंड टाइम, ठीक है दोस्तों। मतलब दोनों 2 रेसिस्टर है तो दोनों में करंट सेम फ्लो करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि मान लेते हैं ये एक रेसिस्टर है और दूसरा रेसिस्टर है, तो दोनों को दोस्तों सीरीज में होना चाहिए, क्योंकि सेम करंट होने के लिए क्या होगा, सीरीज में हम जानते हैं ना सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में सेम करंट जा रहा है, सेम टाइम के लिए करंट भी फ्लो कर रहा है। तो सपोज करो ये है 3 ओम और ये है 6 ओम, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा H1, इसमें H2, तो H2 डबल होगा, क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यहाँ पर देखो रेसिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में ये डबल है, ये 3 ओम ये 6 ओम, तो इसमें हीट भी डबल प्रोड्यूस होगा। लेकिन करंट क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक रेसिस्टर ये है और दूसरा ये है, तो दोनों में यहाँ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, करंट डिवाइड होता है, इसमें जाएगा I1 इसमें जाएगा I2, ठीक है। तो यहाँ तो करंट ही अलग हो गया ना, तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट ही क्या हो गया अलग। ये फॉर सेम करंट एंड टाइम H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। और सेम करंट किस में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये बात लिखना जरूरी है। और एक है दोस्तों हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा देर के लिए हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे उतना ज़्यादा देर तक हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन सारे चीज़ों को अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखने वाले हैं दोस्तों। हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज करेंगे। नाइक्रोम वायर क्या होता है दोस्तों, तो ये एक एलॉय होता है जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है ना। कॉपर के रिस्पेक्ट में इसकी रेसिस्टिविटी 100 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं R इज डायरेक्टली रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा। बाकी फैक्टर को मैं यदि सेम ही मान लूँ, ठीक है ना, लगभग, तो हम देखेंगे दोस्तों चूँकि नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उससे जब हम हीट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होता है, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अभी देखने वाले हैं दोस्तों। तो बच्चों ये है मेरा नाइक्रोम वायर, ठीक है, जिसका कि रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। इसी का यूज हम लोग करते हैं किसमें, हीटर कॉइल में करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इससे करंट को फ्लो करवाएंगे दोस्तों और देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इसका। स्विच ऑन करो। देखो दोस्तों, ये हीट होना स्टार्ट कर दिया है,
और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसमें हीट प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। अब ये देखो पूरा लाल हो गया है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा है। और एट द सेम टाइम दोस्तों हम इस वायर को इजीली पकड़े हुए हैं, ये हीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर वायर है और ये गुड कंडक्टर होता है, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है, मतलब इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। तो रेसिस्टेंस कम तो हीट प्रोडक्शन भी ना के बराबर हो रहा है। और इसमें देखो हीट प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, और ये इतना ज़्यादा है कि इसमें आग लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर कागज़ को सपोज करो हम इसके साथ लगाते हैं तो देखो दोस्तों, ये देखो आग लग गया दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग आग को लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये वायर और इसमें दोनों में सेम करंट जा रहा है, फिर भी इसमें हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस इसका क्या है, ज़्यादा है। तो सेम करंट होने के बावजूद सेम टाइम के लिए फ्लो किया, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। ऑफ कर दो। तो हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा दोस्तों कि करंट जैसे ही फ्लो किया था तुरंत वो ज़्यादा हीट नहीं हुआ था, और जैसे जैसे टाइम पास किया 1-2 सेकंड बाद वो पूरा रेड हॉट हो गया, ठीक है ना। मतलब हीट जो प्रोड्यूस होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यहाँ से ये पता चला। और दूसरा हमने देखा दोस्तों कि ये जो हमारा नाइक्रोम वायर था और ये जो कनेक्टिंग वायर था, ठीक है दोस्तों, इसके अक्रॉस कितना था 230 वोल्ट मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोनों में करंट तो आई सेम फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हीट प्रोडक्शन क्या था, बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ये नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ये कॉपर वायर कुछ भी हीट नहीं हो रहा था, मतलब हीट प्रोडक्शन नहीं था। तो यहाँ से ये भी पता चलता है दोस्तों एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन फॉर द सेम करंट, यहाँ पे दोनों में सेम करंट जा रहा था तब ये, ठीक है, ये बात, ठीक है। तो और एक क्या था दोस्तों, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तीनों को यदि मैं कंबाइन कर देता हूं तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वलिटी लाते हैं तो के एक कांस्टेंट आएगा इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। के का वैल्यू लिया जाता है 1, ठीक है। तो एच इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बहुत अच्छा। लेकिन दोस्तों यहाँ हम क्या एक चीज़ देखने जा रहे हैं कि ये मान लो कि ये है नाइक्रोम का वायर, और यदि इसके पैरेलल में एक कॉपर वायर लगा दिया जाए और इसे जितना वोल्ट से कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दो, सपोज करो 230 वोल्ट, तो क्या दोस्तों, क्या अब भी नाइक्रोम में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा? दोस्तों ये दोनों अभी देखो किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट इसके क्रॉस प्रोड्यूस होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट बहुत हाई फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। दोनों में करंट अलग अलग है ना, इसमें करंट बहुत हाई क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत कम, बहुत कम रेसिस्टेंस का मतलब है हाई करंट, ठीक है। तो इसमें और ऐसे भी हम देख सकते हैं दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम, तो एच इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर टी। यहाँ पे वी दोनों के क्रॉस 230, टाइम दोनों के लिए सेम, तो एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि यहाँ जिसका रेसिस्टेंस कम उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कब होगा, जब सेम करंट फ्लो कर रहा है तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम डेरिवेशन देखने जा रहे हैं कि H इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर टी, ये आता कैसे है, ठीक है ना। इसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं दोस्तों ये एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है और इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जिसके कारण I करंट इससे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो फॉर टाइम टी टाइम के लिए हम सारा डेरिवेशन करने वाले हैं दोस्तों। सपोज करो टी टाइम के लिए ये सर्किट ऑन है, टी टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी, बैटरी ने टी टाइम में कितना चार्ज को ट्रांसफ़र किया दोस्तों, तो इसे मान लेते हैं Q, और Q इक्वल टू कितना होगा आई टी। हम लोग जानते हैं ना दोस्तों I इक्वल टू Q बाई टी।
तो यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, वही दोस्तों I करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों T टाइम के लिए, तो T टाइम में इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो आई टी चार्ज फ्लो किया होगा। वर्क डन बाई बैटरी, अब बैटरी कितना वर्क किया दोस्तों, W। ठीक है ना, अब हम जानते हैं Q कूलम चार्ज को V वोल्ट से ट्रांसफ़र करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, VQ। ठीक है ना, याद करो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला लेक्चर। ठीक है, तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा दोस्तों, VQ। ठीक है, और I इक्वल टू क्या है, IT, इसे मान लो इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा W इक्वल टू VIT। ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन 1। अब इतना मतलब एनर्जी सप्लाई किया कौन, बैटरी ने सप्लाई किया। ठीक है ना, जितना वर्क डन चार्ज पे किया उतना एनर्जी ही सप्लाई किया बैटरी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, या इसी को लिख सकते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, ई, इतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट में फ्लो किया दोस्तों टी टाइम में, जितना बैटरी ने वर्क किया। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है ये कंडक्टर, रेसिस्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई कंडक्टर। ठीक है ना, और जितना एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, सारे के सारे एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र कर रहा है दोस्तों, हीट एनर्जी में। रेसिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में। तो इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, और जिसको कि हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों, जितना वर्क डन बैटरी ने किया, ठीक है ना, उतना ही एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट में आया। उन सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किसने किया है, ये कंडक्टर। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाई कंडक्टर। ठीक है ना, और ये इक्वल टू किसके होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैटरी ने एनर्जी दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में इसने कन्वर्ट किया, रेसिस्टर ने हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये सारा एनर्जी आपस में इक्वल होगा। इस तरह से H इक्वल टू हम लिख सकते हैं जितना बैटरी ने वर्क डन किया, मतलब VIT। ठीक है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, ये भी हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो यहाँ से दोस्तों आ गया H इक्वल टू VIT। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें तो अभी ये एक तो प्रूफ हो गया, ये दोनों और लाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब इसे देखने के लिए इसे हम इधर देख लेते हैं दोस्तों। वी हैव, हम लोगों के पास क्या है दोस्तों, H इक्वल टू VIT। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ओम्स लॉ लगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। ठीक है ना, इस रेसिस्टर के क्रॉस ओम्स लॉ को लगाएंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी करंट I जा रहा है और रेसिस्टर R, तो V इक्वल टू IR। ठीक है ना, तो इसे मान लेते हैं, यहीं पे लिख लो। ठीक है ना, V इक्वल टू IR। ठीक है ना, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं ये दोस्तों। अब इसको पुट कर दो V इक्वल टू IR इसमें, तो आ जाएगा H इक्वल टू IR इंटू IT। V के बदले में IR मैंने पुट कर दिया, तो H इक्वल टू आ गया I स्क्वायर RT। तो ये मेरा दोस्तों दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा कैसे आएगा दोस्तों। ठीक है ना, तीसरा यहाँ कर दूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ देखो ये किनारे में। ठीक है, तो वी हैव दोस्तों हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है, H इक्वल टू VIT। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अगेन ओम्स लॉ से लिख सकते हैं I इक्वल टू VY R लिख सकते हैं ना।
तो I इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ। ठीक है, अब इस I के वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा H इक्वल टू वी इंटू आई के बदले वी बाई आर इंटू टी। तो यहाँ से दोस्तों H इक्वल टू आ जाएगा वी बाई आर इंटू टी। ठीक है ना, तो इस तरह से तीनों फॉर्मूला ये डेरिवेशन इसका हो गया। ठीक है ना, चलो बस ध्यान ये देना है दोस्तों कि हमें जब जिस रेसिस्टर के अक्रॉस हमें निकालना है हीट प्रोडक्शन, उसका करंट लेना है। ठीक है ना, या फिर उसी के अक्रॉस का वोल्टेज लेना है। लोग गलतियां करते हैं, ठीक है ना, गलतियां क्या करते हैं कि ये सपोज करो इस तरह से दो पैरेलल में है और यहाँ पे ये देखो मेन करंट कुछ जा रहा है। ठीक है, तो वो फार्मूला इसके अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो ये वाला करंट ले लेता है आई स्क्वायर आर टी। गलत हो जाएगा ना दोस्तों, हमें हीट प्रोडक्शन किसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस। तो इसका करंट कितना है, I1 का वैल्यू लूँगा जो इसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों गलती क्या करता है कुछ लोग, अगर ये दो रेसिस्टर सीरीज में लगा हुआ है और ये V वोल्ट की बैटरी है, तो लगा देता है फॉर्मूला H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला तो सही है दोस्तों, लेकिन अगर हमें इसके अक्रॉस निकालना है तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज हमें लेना होगा V1, ना कि ये वाला वोल्टेज। ये वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएगा ना दोनों में, तो हम ये वोल्टेज नहीं ले सकते हैं। इसके अक्रॉस निकालना है हीट प्रोडक्शन, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज लेंगे। इस पे अभी हम एक क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, और उससे सारा जो डाउट है वो खत्म होने वाला है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के उस क्वेश्चन पे जिसे हमने सबसे शुरू में पूछा था। ठीक है ना, वीडियो के शुरू में पूछा था कि यहाँ पर हमारा मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कब होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R कब होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे H इक्वल टू ये तीनों फार्मूला लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसके अकॉर्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये किस कंडीशन में होगा दोस्तों, वही हम देखने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि क्या मैं तीनों में से किसी भी फार्मूले का यूज कर सकता हूँ हीट प्रोड्यूस्ड निकालने के लिए। तो इसका आंसर है हाँ दोस्तों। आइए देखते हैं, यहाँ पर दो रेसिस्टर लिया दोस्तों R1 और R2। ठीक है, और दोनों कहाँ है, सीरीज में। ठीक है, ये मैं लिखा हूँ दोस्तों केस 1 में फॉर सेम करंट, और दोनों रेसिस्टर से सेम करंट का फ्लो होते हैं जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो यहाँ दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और ये H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस कब होगा दोस्तों, फॉर सेम वोल्टेज। ठीक है ना, तो सेम वोल्टेज कब होता है, जब दोनों के एक वोल्टेज सेम हो, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगा और जिसका कम उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और सीरीज में क्या होगा दोस्तों, जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस हीट भी प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक पूरा सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं सब दोस्तों। तो देखो ये सर्किट है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मान लेते हैं I करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों, और यही I करंट पूरे सर्किट में मतलब R1 से R2 से भी फ्लो कर रहा है। ये कितना कर रहा है दोस्तों, तो I इक्वल टू करंट, कितना करंट बैटरी कितना करंट निकालती है, तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखती है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बैटरी को कितना दिखेगा, तो ये पैरेलल में 6 और 3 9 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V है 18 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ओम। इस तरह से दोस्तों ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पर दोस्तों 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यदि हम हीट प्रोड्यूस जो H1 के अक्रॉस हो R1 के अक्रॉस हो रहा है दोस्तों, उसे मैं मान लेता हूँ H1, और जो यहाँ हो रहा है R2 रेसिस्टर के अक्रॉस, उसे मैं मान लेता हूँ H2। तो H1 निकालेंगे दोस्तों, तो H1 इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर RT। और ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं 1 सेकेंड के लिए कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है ना, तो ये फॉर 1 सेकेंड है। ठीक है ना, फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, और इधर भी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, I स्क्वायर RT। लेकिन कौन सा करेंट, जो R1 के अक्रॉस है, तो यहाँ तो दोनों में सेम ही करेंट है ना, तो I1 लिख दो और ये R1 लिख दो। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
2 ना 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं तो t इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा 12 जूल। इसी तरह दोस्तों यदि हम H2 निकालें तो हो जाएगा I2 का स्क्वायर R2T। ठीक है, तो I2 से यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, करेंट तो सेम फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर ही, तो 2 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है दोस्तों 6 ओम और इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना 24 जूल। 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24। चलो ठीक है, तो यहाँ हम अगर रेशियो फाइंड करते हैं दोस्तों H1 अपॉन H2 तो ये कितना आ जाएगा 12 जूल अपॉन 24 जूल और ये 1/2 और जो किसके रेशियो के इक्वल है R1/R2, क्योंकि ये 3 है और ये 6 है तो इसका भी रेशियो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि H1 अपॉन H2 इक्वल टू R1/R2। कहने का मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसके क्रॉस हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से बोल सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, लेकिन फॉर किसके लिए, फॉर सेम करेंट। ठीक है ना, ये याद रखना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस फॉर सेम करेंट, सेम करेंट। ठीक है, या बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, दो रेसिस्टर यदि सीरीज में होंगे तब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। ठीक है, अब दूसरा कन्फ्यूजन बच्चों का ये रहता है कि क्या सर हम दूसरे इस फॉर्मूले से भी तो निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा क्या? आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो करके मैं दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो H1 हमें निकालना है इस फॉर्मूला से V²/RT से। ठीक है ना, तो V²/RT, लेकिन ध्यान देना दोस्तों हमें H1 निकालना है मतलब R1 के अक्रॉस, तो R1 का रेसिस्टेंस लेंगे और वोल्टेज भी किसका लेंगे। बच्चा यही गलत कर देता है, वो डायरेक्ट V वोल्ट ले लेता है, ये वाला। ये वोल्टेज क्या ये R1 के अक्रॉस है? नहीं ना, हम लोग याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके कारण ना हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 है और इसके अक्रॉस का V2 है। ठीक है ना, और V1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ ओम्स लॉ लगाते हैं बच्चों, तो करंट इससे जा रहा है 2 एम्पियर, इसका रेसिस्टेंस है 3 ओम, तो V = IR, तो मतलब 3 और 2 कितना हो गया 6 वोल्ट आएगा दोस्तों V1। और V2 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2 एम्पियर और 6 मतलब 12 वोल्ट। अब देखो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस, 12 वोल्ट इसके अक्रॉस। ठीक है ना, तो वोल्टेज यहाँ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और बच्चा यही गलत कर देता है, लगा देता है 18 रख देता है, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात एकदम याद रखना है कि जिस रेसिस्टर के अक्रॉस हमें हीट प्रोड्यूस निकालना है, हीट प्रोडक्शन निकालना है, उसी के अक्रॉस का हमें वोल्टेज या करंट लेना है। तो यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों V1 का स्क्वायर अपॉन R1 इंटू T। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, V1 कितना है 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 अपॉन R1 कितना है 3 इंटू 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 1। देखो दोस्तों 12 जूल ही आया ना इस फार्मूला से भी। उसी तरह H2 यदि फाइंड करेंगे तो V2 का स्क्वायर अपॉन R2 इंटू T। V2 कितना दोस्तों 12, तो हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन R2 है 6 ओम इंटू 1 और ये आ जाएगा 24 जूल। ठीक है ना, तो इस तरह से देख सकते हैं H2 वही आया था ना 24, तो ये I² लगाओ या V²/RT लगाओ सेम आंसर आने वाले। केवल ध्यान क्या रखना है कि हमें ये वाला वोल्टेज नहीं ले लेना है, याद रखो जिसके अक्रॉस निकालना है उसका वोल्टेज लेना है। ठीक है, चलो अच्छा एक ये भी है कि इससे सेम आएगा क्या, तो देख सकते हो सेम आएगा ना भाई। ठीक है, इसके अक्रॉस H1 चलो ठीक है यहाँ कर देते, कहाँ कर दें यार, इधर कर देते हैं। ठीक है ना, अगर H1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा V1 I1 T। V1 कितना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज देखो 6 वोल्ट, 6 इंटू और I1 तो करंट तो 2 एम्पियर ही जा रहा है ना, और 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं तो 12 जूल। H2 क्या हो जाएगा, तो V2 I2 T और इसके अक्रॉस देखो V2 कितना है 12 वोल्ट, तो 12 इंटू 2 एम्पियर इंटू 1 इक्वल टू 24 जूल। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, जो मर्जी
मेरी मर्जी, जो लगाना है लगा, आंसर सेम आने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं H1/H2 क्या है 1:2, मतलब रेसिस्टेंस जब डबल किया तो हीट का प्रोडक्शन भी डबल हुआ। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम देखने वाले हैं इधर, क्या पैरेलल में भी प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली? तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, इधर इसको हम मिटा रहे हैं, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो दोस्तों दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 18 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 18 वोल्ट, और करंट यहाँ से मेन करंट मान लेते हैं दोस्तों आई जा रहा है, ये करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, I1 और I2 में। ठीक है ना, तो दोस्तों इसके अक्रॉस यदि ओम्स लॉ लगाते हैं R1 के अक्रॉस, ठीक है ना, तो ये 3 ओम का है, इससे करंट जा रहा है I1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना 18 वोल्ट, तो I = V/R हम जानते हैं ना, तो हो जाएगा 18/3 = 6 एम्पियर। मतलब दोस्तों यहाँ I1 का वैल्यू क्या आ गया 6 एम्पियर। ओके, उसी तरह I2 है, I2 किसके अक्रॉस का करंट है R2, तो इसके अक्रॉस लगाएंगे ओम्स लॉ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये है R2 हमारा, इससे जा रहा है, ये 6 ओम का है, करंट जा रहा है I2, माना है कि I2 करंट जा रहा है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है दोस्तों, तो 18 वोल्ट। ठीक है, तो I2 = क्या हो जाएगा, I = हम लोग जानते हैं ना V/R, तो 18 वोल्ट इसके अक्रॉस है, और रेसिस्टेंस 6 ओम, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर। तो दोस्तों ये I2 आ जाएगा 3 एम्पियर। ओके, अब क्या करते हैं, अब तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इधर 3 इधर, तो 9 एम्पियर यहाँ से, मतलब बैटरी से कितना जा रहा होगा 9 एम्पियर जा रहा होगा। अब हम निकालते हैं दोस्तों H1 मतलब जो इसके अक्रॉस हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना H1, और यहाँ जो हुआ है उसे मैं H2 मान रहा हूँ। तो H1 = क्या होगा दोस्तों, यदि हम लगाते हैं V² × T, तीनों से मैं ला कर दिखाऊँगा, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर V² ही लिख सकते हैं, क्योंकि यही भी दोनों के अक्रॉस है, नहीं तो याद रखने के लिए रखो ना यार। ठीक है, V1 हमेशा लिख लिया करो, क्या दिक्कत है। तो H1 के अक्रॉस क्या हो जाएगा V1² / R1 × T, क्या है 18 × 18, V² हो गया अपॉन 3 × 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 18, 18 × 6 78 से 108 जूल। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यदि हम H2 फाइंड करते हैं तो V² V2² R2 × T। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, सेम वोल्टेज होगा, V2 भी 18, तो 18 × 18 अपॉन R2 कितना 6 ओम, और इंटू 1 सेकेंड, 6 × 18, 18 × 54। ठीक है, यहाँ से दोस्तों H1/H2 यदि हम फाइंड करते हैं तो 108/54, और ये आ जाएगा 1/2, जो कि किसके इक्वल है R2/R1 के इक्वल है। देखो दोस्तों, ठीक है ना, R2 कितना है 6 और R1 कितना है 3, तो अब इसका रेशियो लेंगे तो ओह सॉरी ये 2/1 आएगा ना, सॉरी यहाँ क्या आएगा 2/1। ठीक है, जो कि देखो R2/R1 का भी रेशियो यही है ना। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या देखें, H1/H2 = R2/R1। ठीक है ना, मतलब कि दोस्तों हम बोल सकते हैं H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मतलब जिसका रेसिस्टेंस कम, ठीक है, उसी के अक्रॉस हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा। ठीक है ना, देखो R1 के अक्रॉस कितना हो रहा है, H1 कितना आ गया 108 जूल, जबकि इसके अक्रॉस 54 ही। ठीक है ना, ये कम है तो इसी के अक्रॉस हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। ये कब पॉसिबल है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि सेम वोल्टेज होगा तो। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोस्तों H इज इनवर्सली, ये फॉर किसके लिए, फॉर सेम वोल्टेज, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोस्तों। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये है दोस्तों। अच्छा, अभी भी किसी का कन्फ्यूजन हो सकता है, सर दूसरे फॉर्मूला से आएगा क्या, सेम आएगा भाई, चेक कर लेना। एक मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है। जैसे हम निकालते हैं H1 = ये वाला फॉर्मूला I²RT, तो I²RT, लेकिन कौन सा करेंट, H1 के अक्रॉस हीट प्रोडक्शन निकालना है तो इसका करेंट लेना है बच्चा, ये मत रखना। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इसी को रख देते हैं, पढ़ा है सर I²RT, गलत हो जाएगा भाई,
इस बात का भी ध्यान रखो ना कि किसके अक्रॉस का हीट प्रोडक्शन पूछा है। ठीक है, तो H1 निकाल रहे हैं तो I1 स्क्वायर RT। तो देखो I1 कितना है 6 ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और R कितना है 3 इंटू 1 सेकेंड के लिए, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 108 जूल हो जाएगा। और H2 यदि फाइंड करेंगे दोस्तों तो I2 का स्क्वायर R2T। तो देखो दोस्तों I2 कितना है 3 एम्पियर ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 6 और इंटू 1 इक्वल टू 54 जूल। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, इससे भी सेम आया तो सर VIT से उससे भी वही आएगा। ठीक है, अगर ओके यहाँ कर दूं, चलो इधर वाला तो लिख लिया ना, इधर मिटा देता हूं। हाँ तो दोस्तों ये उससे भी निकाल सकते हैं H1 इक्वल टू VIT, लेकिन इसके साथ लिखना है V1I1T, मतलब R1 रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, उससे फ्लो होने वाला करंट और टाइम। तो ये दोस्तों देखो 18 वोल्ट है ना, और कितना जा रहा है 6 एम्पियर जा रहा है, तो इंटू 6 इंटू 1 इक्वल टू 108 जूल। और H2 निकालना है दोस्तों तो V2I2T, टाइम दोनों के लिए सेम है इसलिए मैं T ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों V2 तो 18 ही है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और I कितना है 3 एम्पियर इंटू 1, ये 54 जूल। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, जो मर्जी लगा भाई आंसर सेम आने वाला है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है वो मैं बता दिया। जिसके अक्रॉस हमें निकालना है उसका करंट उसका वोल्टेज। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे ये कन्फ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला मतलब कि H इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कब होगा, जब ये दोनों कांस्टेंट होगा। ये दोनों कांस्टेंट कब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सेम सारे रेजिस्टर से और सेम टाइम के लिए फ्लो करवा रहे हैं। और यहाँ दोस्तों H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R कब होगा, जब सेम वोल्टेज होगा, टाइम भी सेम वोल्टेज भी सेम, तो केवल H किस पे डिपेंड करेगा R पे करेगा, तो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये दोनों सेम कब होगा, किसमें किसमें, बिल्कुल सही पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा और टाइम सेम होगा, जो कि यहाँ है। इसलिए यहाँ पे H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आता है दोस्तों, और यहाँ पे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज में R आता है। चलो ये समझ में आया। यहाँ दोस्तों यहाँ पे दो वायर है, एक है कॉपर का एक है नाइक्रोम का। ठीक है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों का लेंथ L, दोनों का रेडियस इक्वल, तो रेडियस तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों का एरिया भी सेम लेंथ भी सेम। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले कि हीट प्रोड्यूस, और यहाँ दोनों सीरीज में है तो करंट भी दोनों से क्या जा रहा है सेम जा रहा है। H इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, लेकिन फॉर सेम करेंट, क्योंकि सीरीज में क्या होगा दोस्तों करंट सेम होगा। ठीक है ना, सेम करंट हो गया सेम दोस्तों, और टाइम भी सेम, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो हम अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए, और यहाँ पे लेंथ भी दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी फॉर सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो दोस्तों ये इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी होगी। ठीक है ना, मतलब जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और हम जानते हैं कॉपर का रेसिस्टिविटी ज़्यादा या नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम एक एलॉय है और एलॉय का रेसिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और ये 100 टाइम्स लगभग ज़्यादा होता है। ठीक है ना, वी नो दैट रेसिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज मोर। ठीक है ना, सो
हीट डेसिपेटेड इन नाइक्रोम इज मोर, ठीक है ना। और इसलिए दोस्तों क्या होगा, नाइक्रोम क्या होगा, गेट्स हीटेड फर्स्ट, ठीक है। तो नाइक्रोम में चूंकि दोस्तों रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है ना, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। तो नाइक्रोम जल्दी क्या होगा, हीटअप होगा, ये वाला जल्दी हीट होगा, ठीक है ना, और ये उतना जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और दूसरा कह रहा है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट ग्लो। जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया दोस्तों, ठीक है ना, मान लो वो एक हीटर ही है, हीटर क्या होता है उसी तरह होता है ना, नाइक्रोम का बना होता है। तो हीटर है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा था, जबकि कॉपर वायर हीटअप नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि नाइक्रोम का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो व्हाई डज, तो बिकॉज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग एलिमेंट, एक्चुअली दोस्तों जो हीटिंग एलिमेंट बोला जा रहा है उस कॉइल को, नाइक्रोम के कॉइल को, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट हैज हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। और इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं ना H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम ही पास हो रहा है ना। मान लो ये कॉइल है और ये रॉड, ये गया है हमारा कॉपर वायर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि करंट तो दोनों में सेम ही जा रहा है, ठीक है ना, करंट तो दोनों में सेम ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए ये जल्दी गर्म हो जाएगा पहले, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट दोस्तों, तो पहला एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का है, इसका यूज जो है हीटिंग डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, गीजर, इन सब में, ठीक है ना। दूसरा इसका जो यूज किया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है, करंट इससे पास करती है और ये फिलामेंट में हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये फोटोन इमिट करने लगता है, मतलब लाइट को इमिट करने लगता है। ये क्या हो जाता है, वाइट हॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो टंगस्टन देखो दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट इसमें होगा I²RT, और टंगस्टन का रेसिस्टेंस ज़्यादा तो इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा, ठीक है, जिसके कारण ये ग्लो करने लगता है, ठीक है। और टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, तो दोस्तों क्योंकि देखो फिलामेंट जो बनाया जाता है वो टंगस्टन का ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, ये 3380 आई थिंक, ठीक है ना, इतना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसके अंदर दोस्तों, बल्ब के अंदर हम लोग फील करते हैं क्या, केमिकली इनएक्टिव गैसेस को। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि ये अगर ऑक्सीजन रहा दोस्तों इसके अंदर, नॉर्मल एयर रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन से ये टंगस्टन रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन या आर्गन को फील कर देते हैं। तीसरा एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का दोस्तों हम लोग फ्यूज में करते हैं। ये देखो यही है फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। जब हमारे घरों के सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है कहीं, या ओवरलोडिंग हो जाता है, तो ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है सर्किट से ना, ठीक है। तो हमारा ये मेन बोर्ड में, ठीक है, ये लगा रहता है, ठीक है, या हर रूम के बोर्ड में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये इससे जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो इससे इसका हीटिंग इफेक्ट होगा I²RT, तो मतलब कि हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये गर्म होने लगेगा। और ये जो वायर होता है दोस्तों, फ्यूज का जो वायर होता है ये स्पेशल टाइप का, ये अलग होता है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिसके कारण ये क्या करेगा, ज़्यादा करंट आने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और ये मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट क्या होगा दोस्तों, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम लोग घरों में क्या करते हैं, यदि ये फ्यूज कर गया तो घर से कॉपर वायर को ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये एक स्पेशल बनाया जाता है, एलॉय होता है जो बना होता है किसका,
इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है और ये जो बना होता है कॉपर और टीन का एलॉय होता है। 50% इसमें कॉपर होता है और 50% टीन होता है। ये वाला जो वायर दिख रहा है बीच से गया हुआ है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं बहुत कम है, ठीक है। और करेंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर दैट ऑफ द अप्लायंसेस। सपोज करो दोस्तों ये फ्रिज है, ठीक है ना, और फ्रिज है और इसे मान लेते हैं 10 एम्पियर करेंट की ज़रूरत है। और यदि इसके अक्रॉस जो हम फ्यूज लगा रखे हैं इसकी कैपेसिटी ही कम रख देंगे तो क्या होगा, ये मतलब 10 एम्पियर जाएगा और ये सपोज करो इसकी कैपेसिटी 8 एम्पियर है तो ये पहले ही फ्यूज कर जाएगा ना। तो इसकी कैपेसिटी हम क्या रखेंगे, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब 10.5 रख लेंगे तो 10 एम्पियर तक जाएगा तो ये करंट को जाने देगा। लेकिन जैसे ही उससे हायर करंट फ्लो करेगा दोस्तों ये मेल्ट कर जाएगा और इस तरह से मेल्ट कर जाएगा तो हमारा जो फ्रिज है सेफ रह जाएगा, इसे नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है और इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सीरीज में ही ना टोटल करंट इससे फ्लो होगा फिर, ठीक है। और दोस्तों एक बात और लिखा हुआ है कि विथ लाइव वायर, ये जो हम फ्यूज यूज करते हैं दोस्तों लाइव वायर के साथ ही करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, मैं यहाँ कनेक्ट किया हूँ, मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ, हाई करंट फ्लो हुआ जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ और ये फ्यूज कर गया, ठीक है। तो हमारा तो अप्लायंसेस सेफ है क्योंकि अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो या तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ लगाऊं या तो इधर लगाऊं, मतलब कि या तो फेज से लगाऊं या तो लाइव से न्यूट्रल से लगाऊं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा तो सर्किट बच गया, अप्लायंसेस बच गया। लेकिन दोस्तों यदि सपोज करो किसी कारण से, ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज किया, न्यूट्रल साइड लगाया, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, ये देखो स्टील, ये जो फ्रिज है हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, फेज से कनेक्टेड है, मतलब हाई पोटेंशियल यहाँ तक तो पहुँच रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, फ्रिज को कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये हाई पोटेंशियल यहाँ है और यदि ये जो फेज वायर है, लाइव वायर है, ये इसके बॉडी से कनेक्ट कर गया किसी कारण से, ठीक है ना, टच कर गया ये कॉपर वायर, ठीक है। अब हम इधर से जाएंगे फ्रिज को, अच्छा फ्रिज से तो करंट जा नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही फ्रिज को टच करेंगे दोस्तों, ये देखो ये हाई पोटेंशियल 240 वोल्ट सपोज करो हमारे घरों में सप्लाई आता है, ये फेज इसमें टच में आ गया इसके, तो 240 वोल्ट ये है और हमें लगेगा 240 वोल्ट का झटका, ठीक है ना, क्योंकि हम ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, ग्राउंड है 0 वोल्ट लेते हैं अर्थ का पोटेंशियल, ठीक है। तो ये 240 वोल्ट पे फ्रीज और हम 0 वोल्ट पे करंट हमारे बॉडी से फ्लो कर जाएगा और हमें लगेगा झटका 240 वोल्ट का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। लेकिन जब ऐसा हम करेंगे ना तो ये देखो पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया, ये अब फ्रिज 0 वोल्ट पे, देखो ना ये क्या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नहीं, तो ये यूज करना ज़्यादा सेफ है हमारे लिए, है ना। तो हम इसलिए हम लोग फ्यूज को हमेशा फेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और सीरीज में करते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। सो आई थिंक यू एंजॉय द वीडियो दोस्तों, ठीक है। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल so that we can grow easily. Okay, so once again thank you दोस्तों।